प्यारे बच्चों, जो रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा, बीटा और गामा का कंपैरिजन हुआ था, उसके बाद हेडिंग पता है में डाल दोगे नहीं तो अब डाल दीजिए रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन। ओके, जब अल्फा या बीटा, ध्यान रखना ये दोनों एक साथ नहीं निकलते, गामा रे जरूर निकलेगा, गामा फोटोन जरूर निकलेगा अल्फा बीटा दोनों के साथ। तो जब अल्फा या बीटा और गामा रेज बाहर निकलेगी तो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये चेंज हो जाता है, और इनके चेंज होने का मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह बदल जाएगी और न्यू एलिमेंट इज बोर्न। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब वो सुन लें, रफ नोटबुक और पेन लेके जो लिखना है, और हाथ तो हाथ लिख भी लें। When a radioactive substance emit alpha particle or beta particle and gamma rays, then its atomic number or both mass number and atomic number change, and this nucleus is decayed and nucleus of new element is formed. New element is formed. This phenomenon is called radioactivity. Okay? फर्स्ट पैराग्राफ। जरा अगर आप यहीं पॉज करके इसको पहले अपडेट कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं तो शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे वीडियो के साथ साथ, या ऐसा ही करें। और जो बोल रहा हूं तब लिखें जब इस पैराग्राफ को लिख लेंगे 2-3 लाइन वाला। नेक्स्ट, इसी हेडिंग में अगले पैराग्राफ से पहले स्टेटमेंट लिखा जाएगा, बाद में इक्वेशन। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। इसमें से अगर 2He4 अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो थोरियम इज फॉर्म। इसमें 2 की कमी होगी, 2 ही निकल गया, वहां 4 की कमी हो जाएगी, 234 प्लस एनर्जी, गामा फोटोनिक एनर्जी का ही रूप है। क्या लिखोगे? When 92U238 या यूरेनियम 238 emit 1 alpha particle, it convert into thorium। इतना लिख के तब इस इक्वेशन को नोट करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ, when thorium emit beta particle, then practinium is formed। ओके, थोरियम बीटा पार्टिकल्स -10 बीटा पार्टिकल प्लस प्रोटैक्टिनियम -1 या प्लस हो जाएगा 91, एक बढ़ जाएगा, और 234। प्यारे बच्चों, जब बीटा निकलता है तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो जरूर निकलेगा हर बार, टू कंजर्व मोमेंटम। ओके, अल्फा पार्टिकल तो भारी होता है, ये अगर निकलेगा तो न्यूक्लियस से आपस में बैलेंस करते हैं ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। पर अल्फा पार्टिकल बहुत ही हल्का है, इसको कंजर्व करने के एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, प्लस एनर्जी। एंटी न्यूट्रिनो लिख दीजिए, प्रोटैक्टिनियम स्टेटमेंट लिख के, व्हेन थोरियम एमिट बीटा पार्टिकल प्रोटैक्टिनियम इज फॉर्म। ओके, ये हो गया रेडियो एक्टिव डीके विद एग्जांपल्स।
है डालें, रदरफोर्ड्स एंड सोडीज लॉ। रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ। एन नंबर ऑफ एटम जिनका डीके होना बाकी है। एक सेकंड में कितना डीके हो, कितने एटम डीके हो जाएंगे, यानी कि dN/dt। इस लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस वक्त कितने बचे हुए हैं। जैसे डीके इज कंटिन्यू, किसी मोमेंट में इसके रेडियो एक्टिविटी की दर, रेट क्या है, उस वक्त जितने बचे हुए हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये उस वक्त के बचे हुए एटम है, यानी कि बचे हुए एटम धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं। T इंक्रीज्ड एंड N डिक्रीज्ड, सो माइनस है। ओके, ध्यान दें प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड्स एंड सोडीज लॉज लिख के पहले स्टेटमेंट लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुन ले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ ए सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स at that moment. Listen once again. According to this law, at any instant, the rate of radioactive decay of radioactive substance is directly proportional to number of undecayed atom at that instant. अपडेट कर, आगे मत सुनना अगर आपने ये नहीं लिखा है तो। साथ साथ लिखते रहें, साथ साथ, तभी नोट्स फैमिलियर बनते हैं। पूरी देख लोगे तो नोट्स बनाने की फिर हिम्मत ही नहीं होती, बाद में छोड़ देते हैं। साथ साथ नोट बनाए, अब भी उठा लो, जिन्हें अब तक बुक, ये नोटबुक या पेन नहीं उठाया वो अभी भी उठा लो। स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको लिखेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे आगे। माइनस dN/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन लग जाएगा लैम्डा n। यहां लिखेंगे अलग से, मैं तो एरो बनाता हूं, आप लिखोगे वेयर कांस्टेंट लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट सॉल्व करें इसको। dN के अपॉन यहां से n आ जाएगा, एक तो माइनस जरूर भेज दो और लैम्डा के साथ dt आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दें तो 1/n का log n बेस e के साथ और माइनस लैम्डा 1 का हो जाएगा t एंड प्लस c। ओके, ये c कांस्टेंट है, इसको निकालने का क्या तरीका होना चाहिए ये आप देखेंगे। इफ n नॉट is initial number of undecayed atom. Initial means t equal to 0. If n naught is initial number bracket में at t equal to 0 of undecayed atom, then देखिए इसमें log base e n is equal to माइनस के लैम्डा t प्लस, अगर टाइम 0 है यानी इनिशियल, तो उसमें कितने नंबर बचे हैं उस वक्त, n नॉट, 0 हो गया, c की वैल्यू आ गई log n नॉट। ये तो कांस्टेंट है, जो शुरू में तो वो अभी भी रहा होगा, इसमें यहां रख दीजिए, प्रॉपर इक्वेशन बना दीजिए। देन log n बेस e इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा t प्लस c की वैल्यू आ गई log n नॉट बेस e।
log n base e minus log n naught base e is equal to minus k lambda t. Log this minus log this upon this n upon n naught माइनस के लैम्डा टी, और आप जानते हो लॉग की परिभाषा के अनुसार e की पावर वाली होती है सामने वाली, और n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस के लैम्डा टी. सो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये किसी टाइम t पर कितने एटम बचे हैं अगर शुरू में n नॉट है का फॉर्मूला है. ओके, इस जगह प्यारे बच्चों हमें लैम्डा को परिभाषित कर देना चाहिए. सोचिए जरा, सोचिए जरा, इफ लैम्डा इज 1/t हो जाए, लैम्डा वैल्यू 1/t हो जाए तो टी कट जाएगा -1, तो n इक्वल टू n नॉट e पावर -1 n नॉट अपॉन e, और e की वैल्यू होती है 2.2 और 3 के बीच में होती है 2 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड दोगे तो 0.368 n नॉट. 100 से गुना कर दोगे 36.8%. इस टाइम में टी टाइम में वो ओरिजिनल का इतना फ्रैक्शन रह गया या 36.8 रह गया, जितने टाइम में उस टाइम के रेसिप्रोकल को बोलते हैं डीके कांस्टेंट. बड़ी सुंदर परिभाषा. डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जितने टाइम में रिएक्टिव सब्सटेंस घटते घटते 36.8% रह जाए. बिना टाइम वेस्ट करे दिमाग में बात आई होगी, लिख लें क्या बोल रहा हूं मैं. इतना लिखने के बाद सो डीके कांस्टेंट is defined as the reciprocal of that time during which radioactive substance reduced to 36.8% of its initial value. Okay? चलिए जी, आगे बढ़िए. आपको ये पता चल गया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप ही डीके होता रहता है. तो डीके होते होते जितने टाइम में बिल्कुल आधा रह जाए उस टाइम को क्या कहना चाहिए, या उस लाइफ को क्या कहना चाहिए? यस, हाफ लाइफ. नेक्स्ट हेडिंग हाफ लाइफ. हाफ लाइफ T1. जितने टाइम में डीके होते होते वो आधा रह जाए. तो बिना टाइम वेस्ट करे, half life of a radioactive substance is defined as the time during which it reduced to half of its initial value. अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे कह सकते हैं. हाफ लाइफ ऑफ a substance is that time during which number of atoms of radioactive substance reduced to half of its initial value. सब्सटेंस का अमाउंट कहते हैं या नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, दोनों ही चलेंगे. बात तो एक ही है. अगर 100 एटम है इसका कोई अमाउंट है और 50 एटम रहेगा तो आधा हो गया. ओके, क्लियर? इसका फायदा उठाएंगे और हाफ लाइफ का डी के कांस्टेंट से रिलेशन निकालेंगे. नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कांस्टेंट. डी के कांस्टेंट वी हैव
n इज इक्वल टू n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा। अगर ये है हाफ लाइफ तो कितने आएंगे, कितने बच गए होंगे, n नॉट का हाफ, दिस कैंसिल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 कर दो तो उधर का रेसिप्रोकल करो, ये प्लस बन जाएगा, लैम्डा टी हाफ, लॉग लीजिए एट बेस ई, log 2 बेस ई, यहाँ पावर आगे ई रेस पावर टी हाफ और log ई बेस ई 1 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6931 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। सो half life is 0.6931 upon lambda. Relation between half life and decay constant. ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों हैंडल ये एवरेज और मीन लाइफ। एवरेज और मीन लाइफ, डी के कांस्टेंट के उल्टे को ही औसत लाइफ बोली जाएगी। मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, relation between mean life and half life। तो मीन लाइफ होती है 1/λ, और लैम्डा अभी आपने पढ़ा 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ, ओवर पहुंच जाएगी हाफ लाइफ। मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 में फ्रैक्शन डिवाइड दोगे तो 1 से ज्यादा आता है, 1.44 टी हाफ। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। और इस अंतिम भाग की तरफ चले प्यारे बच्चों, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, यह रेडियोएक्टिविटी की दर नेगेटिव होती है, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। चाहो तो इसी लिख दो पहले, बाद में लेना है स्टेटमेंट। द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अंतिम भाग प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइम। एक हाफ लाइफ जब पूरी हो जाती है, ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ, थ्राइस ऑफ हाफ लाइफ, 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। टी की वैल्यू 0 इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n नॉट। एक हाफ लाइफ जब पूरी हो जाती है तो आधे रहते हैं, घट गए n0/2। यहां से एक इस वक्त बचे में n0/2, और जब एक हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी तो उसका आधा रह जाएगा n0/4। ये और इतनी देर में ये, और एक और हाफ लाइफ बीत जाएगी तो इसका भी आधा हो जाएगा n0/8। फिर इसका भी आधा, इसका भी आधा, यानी कि ऐसा एक ग्राफ चलेगा। जैसे नंबर कम होते रहेंगे ये फ्लैट होता चल जाएगा, यानी रेडियो एक्टिविटी कम होती चल जाएगी। प्यारे बच्चों, ढंग से मेरी बात को सुनिए, अंतिम भाग रह गया इसका।
नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स after one half life if n naught is the दिखाई दे रहा है ना सारा, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक। if n naught is the initial number of undecayed atoms, then number of undecayed atom after one half life आधे रह जाएंगे। number of undecayed atoms after two half life, जो दो हाफ लाइफ पूरी हो जाएंगी तो जितना बचा था इसका भी आधा, यानी 1/2 एक और आ जाएगा, स्क्वायर हो गया n नॉट। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ, इसका 1.2 हो जाएगा क्यूब n नॉट। जितनी हाफ लाइफ बीतनी है उतनी पावर बढ़ती जा रही है, बाकी फॉर्मेट है क्या सर? देयरफॉर नंबर ऑफ undecayed atoms after n half lives, n is equal to 1/2 की पावर n into n is very important formula। तो विशेष ध्यान देने योग्य बात, n क्या है? यह नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ पूरी हुई। जैसे मान लो किसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ है 5000 साल, और ये कहा जा रहा है कि 20,000 साल में कितना बच जाएगा, तो 5000 की एक हाफ लाइफ हुई, तो 20,000 सालों में कितनी हाफ लाइफ होगी 5,000 की? 4। तो ये 4 यानी 20,000 में हाफ लाइफ का डिवाइड दे दो 5,000 का, तो पता चल जाए कितनी हाफ लाइफ हुई, यानी कि where n is total time is equal to total time upon half life। ओके, बाकी यूनिट्स होती हैं। जैसे ये घटना सबसे पहले बैक्यूलर ने देखी थी, तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड 1 बैक्यूलर। फिर रदरफोर्ड 20 यूनिट है, क्यूरी 20 यूनिट है, ये सब यूनिट्स होती हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। 1 बैक्यूलर का मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ऐसे इससे बड़े बड़े यूनिट्स रदरफोर्ड और क्यूरी, ठीक है, ये सब इस यूनिट्स में आती हैं। इसके साथ ही चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम न्यूक्लियस की तरफ अब और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप तैयार हैं अगली वीडियो के लिए, और यहाँ तो फुल अपडेट करके बिल्कुल रेडी रहें। ओके, गुड नाइट।